Buddhism is one of the most important topics as far as UPSC Civil Services Examination is concerned. बुद्ध, अब बुद्ध का मतलब क्या है? बुद्ध का मतलब है दी एनलाइटेंड वन। अब ये एनलाइटेंड वन का मतलब क्या है? तो आप देखेंगे वन हु हैज अंडरस्टूड द रियलिटी ऑफ एक्सिस्टेंस, अनित्य, जो बेसिकली संस्कृत टर्म अनित्य से डिराइव किया गया है, दैट द वर्ल्ड इज टेम्पररी, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स इज टेम्पररी बिकॉज नथिंग लास्ट फॉरएवर इन द सेम फॉर्म। सो मारा बेसिकली मीन्स डिजायर्स एंड मारा विजय मीन्स कॉन्करिंग द डिजायर्स। आपको पता है कॉन्करिंग द डिजायर्स मीन्स निर्वाणा। बुद्ध जो है उनको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता था रेदर देन इन दी ह्यूमन फॉर्म। फोर नोबल ट्रुथ्स और चतवारी आर्य सत्यानि। तन्हा या तृष्णा जो है इट डज नॉट एग्जिस्ट इन वॉइड। इसके पीछे एक रूट कॉज है और वो है इग्नोरेंस। निबाणा निर्वाणा, अरहत, अरहंत का स्टेटस अचीव करने से ज्यादा बेहतर है बोधिसत्वहुड अचीव करना। रॉबर्ट रेडफील्ड इसको क्या कहते हैं? लिटिल ट्रेडिशन बिकमिंग पार्ट ऑफ ग्रेटर ट्रेडिशन, ट्राइबल प्रैक्टिसेस बिकमिंग पार्ट ऑफ बुद्धिज्म एंड ग्रेटर ट्रेडिशन बिकमिंग पार्ट ऑफ लिटिल ट्रेडिशन, ट्राइबल्स एक्सेप्टिंग बुद्धिज्म, द ग्रेटर ट्रेडिशन। अर्ली मिडिवल इंडिया में आपको पाला पीरियड में संत रक्षित और आतिश दीपांकर मिलेंगे। दे प्लेड अ वेरी प्रोमिनेंट रोल इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म टू तिब्बतन एरिया। Buddhism is one of the most important topics as far as UPSC Civil Services Examination is concerned. आप देखेंगे नॉट ओनली इन सिविल सर्विसेज, CDS, CAPF जो बाकी एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, या अगर आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं या इसके अलावा SSC, मेरा कहने का मतलब है कोई भी एग्जामिनेशन जहाँ पे सिलेबस में आपका आर्ट एंड कल्चर, रिलीजन एंड फिलोसफी मेंशन्ड है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, दीज टॉपिक्स आर बाय डिफॉल्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर साल यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम बुद्धिज्म को डिस्कस करेंगे। बीच बीच में आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, प्लीज ट्राई टू आंसर दोज इन द कमेंट सेक्शन। सेकेंडली, हम बुद्धिज्म में लाइफ ऑफ बुद्धा या बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, उनकी लाइफ से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, साइट्स को डिस्कस करेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट ओरिजिनल बुद्धिज्म में बुद्ध को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन सिंबल्स का इस्तेमाल होता था वी विल बी डिस्कसिंग दोस। सेकेंडली, वी विल डिस्कस द डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म, जहां पे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि चतवारी आर्य सत्य, सेकेंडली द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रतित्य सम उत्पाद, द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा, अरहतहुड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनित्य, अनंत, वी विल बी डिस्कसिंग दोस। एंड आप यहाँ पे देखेंगे इसी के साथ साथ में अरहतहुड एंड बोधिसत्वहुड में क्या डिफरेंस है, वी विल बी डिस्कसिंग दोस थिंग्स ऑल्सो। क्या बुद्धिज्म कर्मा थियरी में विश्वास करता है, ऑल दोस एस्पेक्ट्स। थर्डली, यहाँ पे हम बुद्धिस्ट काउंसिल्स को डिस्कस करेंगे, उनका सिग्निफिकेंस एंड आउटकम। फोर्थ, वी विल बी डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंट सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म लाइक हिनयान और थेरवाद, महायान एंड वज्रयान। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उनको आपको आंसर करते रहना है। एंड उसके बाद हम जो प्रोमिनेंट बोधिसत्वास है उन्हें डिस्कस करेंगे। देखो जो चाइनीज बुद्धिस्ट स्कॉलर्स भारत आए, फाहियान है, हुएनसेंग है, इनके बारे में तो हमें आइडिया है, बट जो इंडियंस तिब्बत गए, चाइना गए, श्रीलंका गए, साउथ ईस्ट एशिया गए और उन्होंने यहाँ पे बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उनके बारे में हमें ज्यादा आइडिया नहीं होता। आप देखेंगे इनमें कुछ प्रोमिनेंट बोधिसत्वास हैं जैसे कि कश्यप मतंग, धर्म रत्न, संघभूति, बोधि धर्म, महेंद्र, संघमित्रा, आतिश दीपांकर, संत रक्षित। हम इनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन जो है वो करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसी के साथ जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, स्पेशली दी त्रिपिटकास, दी पाली कैनोनिकल लिटरेचर, इनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज सेशन। लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले यहाँ पर हम बुद्धिज्म का मीनिंग देखेंगे। द टर्म बुद्धिज्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म बुद्ध। अब बुद्ध का मतलब क्या है? बुद्ध का मतलब है दी एनलाइटेंड वन। अब ये एनलाइटेंड वन का मतलब क्या है? तो आप देखेंगे वन हु हैज अंडरस्टूड द रियलिटी ऑफ एक्सिस्टेंस, द ट्रुथ ऑफ एक्सिस्टेंस, जिसने जीवन का सार समझ लिया। और जीवन का सार समझ लिया है तो अपने सेंसेस को कॉन्कर कर लिया है, अपनी इंद्रियों को कॉन्कर कर लिया है, अपने डिजायर्स को कंट्रोल कर लिया है। और इस तरीके से इस इंसान ने वो रास्ता खोज निकाला है जिसके वाया जीवन मरण का ये जो चक्र है, द सांसारिक चक्र, इससे मुक्ति पाई जा सकती है क्योंकि जहां लाइफ है वहां पर सफरिंग्स है। यानी बेसिकली दैट पर्सन is now on the path to salvation, on the path to salvation, जिसे हम हिंदू धर्म में मोक्ष कहते हैं। freedom from the repeated cycle of births, thus end of the sufferings. Buddhism is basically the philosophy of enlightenment, the philosophy of enlightenment. सेकेंडली, आपको यहां पर क्या देखना है? आपको यहां पे देखना है कि बुद्धिज्म जो है ये पोस्ट वैदिक पीरियड, महाजनपदा या सेकेंड अर्बनाइजेशन के पीरियड में जो 64 हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं उनमें से एक है। सो इट इज वन अमंग द 64 हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स दोस इमर्ज ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड। ये जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स हैं जिनको हम नास्तिक स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी कहते हैं, दरअसल इनका इमर्जेंस
जो वैदिक ब्राह्मणिकल रिलीजन है विच वॉज मार्क्ड बाय मोनोपोली ऑफ द प्रीस्टली क्लास, टू मच ऑफ रिचुअलिज्म, रैम्पेंट कैटल सेक्रीफाइस, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुआ। दूसरा आप यहां पर क्या देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे कि दे वर ऑल्सो अगेंस्ट दी वर्ना बेस्ड सोशल ऑर्डर विच वॉज नाउ मार्क्ड बाय रिजिडिटी एंड हायरार्की। स्पेशली यहाँ पे जो क्षत्रियाज हैं और जो आपके वैश्य वर्ण से आने वाले लोग हैं उन्हें बहुत दिक्कत थी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि क्षत्रियाज जो हैं दे वर कंट्रोलिंग ऑल द पावर एंड अथॉरिटी एंड स्टिल दे हैड बीन गिवन द सेकंड रैंक इन द सोशल स्टेटस। द प्रोड्यूसिंग क्लासेस, द वैश्य वर्ण was placed at the third rank and they were looked down upon by the Brahminical class. Obviously they had issues with the Brahmins being at the top of the social ladder. थोड़ा सा इसको समझ है ना, आप समझ लेना है एंड आपके लिए आगे का लेक्चर जो है वो आसान हो जाएगा। आम आदमी भी परेशान था बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ रिचुअलिज्म। आपका जो सेकंड अर्बनाइजेशन का पीरियड है, पोस्ट वैदिक पीरियड है, दिस इज बेसिकली अ पीरियड ऑफ बर्जियनिंग एग्रीकल्चर। एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो है वो कैटल सेक्रीफाइस को अफोर्ड नहीं कर सकती। आप हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को देख लीजिए, वहां पर भी ये बात हुई है कि जो मिल्क गिविंग एनिमल्स हैं दे शुड नॉट बी स्लॉटर्ड। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैड अ प्रॉब्लम विद द ब्राह्मणिकल वैदिक रिलीजन व्हिच हैड डेवलप्ड बाय द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड। उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू हुए जिसमें आप देखेंगे कुछ 64 हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविका एंड चारवाक फिलॉसफी बहुत पॉपुलर हुई और बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है ये फुल प्लेजेड रिलीजन के रूप में डेवलप हुए। चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बुद्ध की बायोग्राफी के बारे में देखेंगे। तो आप देखेंगे कि बुद्ध जो है ही इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। बुद्ध वॉज बॉर्न एज सिद्धार्थ गौतम और इनके फादर शुद्धोधन जो है वो आप देखेंगे शाक्य ट्राइब के हेड थे। शाक्य ट्राइब के हेड थे। आपको ध्यान होगा शाक्य रिपब्लिक विच वॉज प्रेजेंट विद इन दी एक्सटेंडेड टेरिटरीज ऑफ कौशल महाजनपद। शाक्य रिपब्लिक की कैपिटल थी कपिलवस्तु और यहां पे लुम्बिनी वन में जो आजकल नेपाल में है, लुम्बिनी को पहले रुमिनदेई के नाम से भी जाना जाता था, रुमिनदेई। यहां पे बुद्ध का जन्म हुआ 563 BCE में ऑन द डे ऑफ बैसाख पूर्णिमा। इनकी मदर महामाया जो है वो कौशलन प्रिंसेस थी एंड शी डाइड ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। इनकी जो फोस्टर मदर है प्रजापति गौतमी, उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर कि बुद्ध जो हैं वे एक क्षत्रिय फैमिली से आते हैं, दूसरे शाक्य ट्राइब से आते हैं, इसीलिए आगे चलकर इनको शाक्य मुनि भी कहा गया, शाक्य मुनि भी कहा गया। और यहां से और क्या इंटरप्रेट किया हमने कि बुद्ध जो हैं वे बेसिकली एसोसिएटेड हैं शाक्य रिपब्लिक से और इसी के साथ साथ कौशल महाजनपद से। नाउ यहां पे बुद्ध बड़े होने लगे और आप देखेंगे कि 16 साल की उम्र में ही उनकी शादी जो है वो यशोधरा के साथ कर दी गई। दरअसल भविष्यवाणी हुई थी कि इस बच्चे के मन में विरह पैदा होगा, ये बच्चा जो है ये जो सांसारिक जीवन है उससे ऊब जाएगा और इस तरीके से एस्थेटिक बन जाएगा। तो इससे बचने के लिए पेरेंट्स ने पहले ही शादी कर दी। एक बच्चा भी हुआ राहुल। बट आप यहाँ पे देखेंगे कि बुद्ध जो है वो कॉन्स्टेंटली परेशान रहते थे, आई मीन सिद्धार्थ गौतम। एक बार उन्होंने अपना जो सारथी है चन्ना उससे कहा कि मुझे नगर भ्रमण के लिए ले चलिए और नगर भ्रमण के द्वारा ही विटनेस्ड 4 साइट्स। यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी उनको दिखाई दिया जो काफी ज्यादा पेन में था, एक बीमार आदमी डिजीज्ड मैन, देखा कितना पेन है, कितने पेन में है, कितना सफर कर रहा है। उसके बाद में एक डेड बॉडी को ले जाते हुए देखा। जब सारथी से पूछा तो सारथी ने कहा कि हम सबका अंत यही है। तो बुद्ध जो है वो ये रियलाइज कर रहे हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। बट वहीं पे वो क्या देखते हैं, एक एस्थेटिक, एक फकीर को देखते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है बट वो बहुत खुश है। अब उनके मन में ये सवाल उठता है कि अगर लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स और अंततः इस फकीर को भी एक दिन मरना है तो ये खुश कैसे है। अब बुद्ध ना काफी ज्यादा लॉजिकल थे। उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि अगर लाइफ में सफरिंग्स हैं तो इसका कुछ तो कॉज होगा। अगर हम इस कॉज को पता कर लेते हैं तो हम इन सफरिंग्स को ओवरकम कर पाएंगे और इस तरीके से लाइफ में जो सफरिंग्स हैं उनको कम करते हुए एक अच्छा जीवन जो है वो जी सकते हैं। सो एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट हिज हाउस और यहां पे इनके सारथी चन्ना जो है वे उनको लेकर के गए और यहां पे इनका घोड़ा था कंठक। कहा जाता है ये घोड़ा जो है यही वो पाथ बना जिसपे चल करके
बुद्ध ने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया, अपने सेंसेस को कॉन्कर किया, अपने डिजायर्स को कंट्रोल किया और बुद्ध हो गए, एनलाइटेंड हो गए। ये इवेंट बुद्धिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे कहा जाता है महाभिनिशीक्रमण। महाभिनिशीक्रमण, द ग्रेट डिपार्चर, द ग्रेट डिपार्चर, द रिनंसिएशन इवेंट। अब इसके बाद बुद्ध जो है वे सच की खोज में इधर उधर थोड़ा भटकते रहे। उस समय के जो प्रोमिनेंट टीचर्स हैं, है ना, अलारा कलाम हैं, उदक रामपूत हैं, इनसे मिले और आप देखोगे कि टीचर्स के कहने पे उन्होंने बहुत ज्यादा कड़ी तपस्या की। बट देन उनको ये समझ आ गया कि इन सब से उन्हें अपना आंसर नहीं मिल रहा, व्हाई देयर इज सफरिंग इन लाइफ, जिसका आंसर ढूंढने के लिए वे गृह त्याग करके आए थे। तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि वे खुद सच का पता लगाएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि वे सेनानी नाम के एक गांव में थे और यहां पर एक लड़की सुजाता के द्वारा उनको खीर दी गई। इस खीर को पी करके बुद्ध को काफी ज्यादा रिलीव्ड महसूस हुआ। वे काफी दिनों से भूखे थे, है ना, तो उनसे कहा गया था कि अगर आप कड़ी तपस्या करेंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, तो आप सच को पता कर सकते हैं। लेकिन जब बुद्ध ने ये रियलाइज किया कि शरीर के लिए खाना कितना जरूरी है, तब उनको ये रियलाइज हुआ दैट द एक्सट्रीमिटीज शुड बी अवॉइडेड। जो भी एक्सट्रीम पाथ है, ना तो आप बहुत ज्यादा इंडल्ज करें और ना ही आप बहुत ज्यादा ऑस्टियर लाइफ जो है उसकी तरफ जाएं। बीच का जो रास्ता है वो सबसे बढ़िया है और यहां से आप देखेंगे मध्यम मार्ग, मिडिल वे, बुद्धिज्म का ये जो डॉक्ट्रीन है वो आता है। अब बुद्ध जो है वे बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए और उन्होंने डिसाइड किया कि वे मेडिटेट करेंगे और जब तक उनको आंसर नहीं मिल जाता वे यहां से नहीं उठेंगे। अल्टीमेटली आप यहां पे देखेंगे कि जब वे मेडिटेशन के लिए बैठे, उनको बहुत तरह तरह के जो ख्याल हैं वे परेशान कर रहे थे। अलग अलग टाइप की जो डिजायर्स हैं वो उनके मन में आ रही थी कि क्यों पैलेस छोड़ दिया, मेरा बच्चा कैसा होगा, वाइफ कैसी होगी, माँ बाप बूढ़े हैं वे कैसे होंगे, क्या वाकई में मैं सच खोज पाऊंगा। और जब बुद्ध इन सब चीजों से परेशान हो रहे थे, धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज किया कि ऑल दीज थिंग्स आर टेम्पररी। द वर्ल्ड इज इन अ कॉन्स्टेंट फ्लक्स, द वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, नथिंग लास्ट फॉर एवर इन द सेम फॉर्म। चाहे आपकी बॉडी है, इमोशंस हैं, पेन है, प्लेजर है, रिलेशनशिप्स हैं, कोई भी फिनोमेना है, नथिंग लास्ट फॉर एवर इन द सेम फॉर्म। द वर्ल्ड इज इन अ कॉन्स्टेंट फ्लक्स। और यहां पर आप देखेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है अनित्य, जो बेसिकली संस्कृत टर्म अनित्य से डिराइव किया गया है, दैट द वर्ल्ड इज टेम्पररी, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज टेम्पररी बिकॉज नथिंग लास्ट फॉर एवर इन द सेम फॉर्म। और जब उनको यह समझ में आ गया कि एवरीथिंग इज टेम्पररी, जिन चीजों के बारे में वो सोचकर परेशान हो रहे हैं वो आज हैं, हो सकता है कल ना हो, तो इस तरीके से आप क्या देखोगे, ही कॉन्कर्ड his senses and thus he was able to control his desires और वे हो गए the enlightened one, that is बुद्ध। सो यहां पे सिद्धार्थ गौतम जो है वे हो गए बुद्ध और जाने जाने लगे गौतम बुद्धा के नाम से या शाक्य मुनि के नाम से, आफ्टर हिज ट्राइब दी शाक्य ट्राइब। शाक्य ट्राइब का टोटेम है लायन। और आप देखिएगा कि जो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि अशोकन पिलर्स, वहां पे बुद्ध को रिप्रेजेंट करने के लिए लायन का इस्तेमाल होता है। ये जो पर्टिकुलर इवेंट है जहां पे बुद्ध ने अपने सेंसेस को कॉन्कर कर लिया और इस तरीके से अपने डिजायर्स को कंट्रोल कर लिया, जिसके वजह से उनको एक पीस महसूस हुई, है ना, द इवेंट ऑफ एनलाइटनमेंट, इसे कहते हैं ही अटेन्ड निर्वाणा। He attained nirvana. So nirvana means controlling the desires. This can be done only by conquering the senses. And this is possible when you understand the reality of existence, the truth of existence, that everything is temporary. Nothing lasts forever in the same form. The event of nirvana of Buddha, the third important event, took place at Uruvela, जो कि बेसिकली बोध गया का पुराना नाम है।
ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर निरंजना। ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद बुद्ध जो हैं वे गए तुषिता हेवन, या जिसे तवतिमसा हेवन कहा जाता है, और यहां पर प्रेजेंट थे 33 सेलेस्टियल बींग्स, जिनमें एक थी उनकी मदर महामाया। उन्होंने जो भी यहां पे सीखा था वो बताया महामाया को और जो बाकी सेलेस्टियल बींग्स हैं उन्हें। और 3 महीने यहां रुकने के बाद आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 months बुद्ध जो हैं ही रिटर्न बैक टू अर्थ। और कहा जाता है ही लैंडेड एट संकीसा विच इज बेसिकली अ साइट इन यूपी। यहां पे एक अशोकन पिलर भी है विद एलिफेंट कैपिटल, बेसिकली टू मार्क दिस पर्टिकुलर इवेंट ऑफ डिसेंट ऑफ बुद्धा फ्रॉम तवतिमसा। और अब यहां पे बुद्ध जो हैं वे उन 5 ब्राह्मण्स को खोजने में लग जाएंगे जो उनको पहले मिले थे, और इनको खोजते खोजते बुद्ध जो हैं वे सारनाथ पहुंच गए। सारनाथ में है डियर पार्क, और आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे इनको वे जो 5 ब्राह्मण्स हैं वे मिले। जहां पे बुद्ध को ये 5 ब्राह्मण्स मिले जो पहले भी उनको मिले थे, बुद्ध ने उनको बताया कि देखो मुझे ना सच का सार समझ आ गया है, अब मुझे सच समझ आ गया है, जीवन का सार समझ आ गया है, और मैं आपको बता सकता हूं कि किस तरीके से आप अपने दुखों को ओवरकम कर सकते हैं। यहां पर आज आपको चौखंडी स्तूपा जो है वो देखने के लिए मिलता है। स्तूपा का कंस्ट्रक्शन गुप्ता पीरियड में हुआ एंड फर्दर मॉडिफिकेशंस जो हैं वे मुगल पीरियड में करवाए गए। इन 5 ब्राह्मण्स ने कहा कि हम भी जानना चाहते हैं कि साल्वेशन या मोक्ष किस तरीके से अचीव किया जा सकता है, अपने डिजायर्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, सफरिंग्स को कैसे कम किया जा सकता है। बुद्ध ने कहा आओ चलो बात करते हैं। एंड बुद्ध का जो फर्स्ट सरमन है, पहला उपदेश है इन 5 ब्राह्मण्स को, जिसके बाद इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया और ये बुद्ध के फर्स्ट 5 डिसाइपल्स कहलाए। इस इवेंट को बुद्धिज्म में कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, सेटिंग द व्हील ऑफ धर्म और दी बुद्धिस्ट टीचिंग्स इन मोशन। क्योंकि अब बुद्ध ने जो कुछ सीखा था वो इन ब्राह्मण्स को बताया है ना, जो अब उनके डिसाइपल बन चुके हैं। अब बुद्ध के ये जो डिसाइपल्स हैं ये इस नॉलेज को आगे ट्रांसफर करेंगे, और इस तरीके से बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं वे अलग अलग दिशाओं में फैलने लगेंगी। जिस साइट पे बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश दिया गया, आज यहां पे आपको धमेक स्तूपा जो है वो देखने के लिए मिलेगा ऑफ सारनाथ। और आप देखेंगे कि धमेक स्तूपा ओरिजिनली अशोका के द्वारा बनवाया गया, बाद में गुप्ता पीरियड में इसमें फर्दर मॉडिफिकेशंस जो हैं वे किए गए। नाउ यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है अरहत, अरिहंत या अरहत का। सो अरहत, अरहंत या अरिहंत। सो अरहत बेसिकली मीन्स अ परफेक्ट पर्सन, अ परफेक्ट बीइंग। और एक परफेक्ट बीइंग कौन है? जो एनलाइटेंड है, वन हु हैज कॉन्कर्ड द सेंसेस एंड दस हैज कंट्रोल्ड द डिजायर्स। ओरिजिनल बुद्धिज्म में आप देखेंगे निर्वाणा एंड अचीवमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ अरहतहुड ये फाइनल गोल्स हुआ करते थे। बुद्धिज्म में ना हम 3 ज्वेल्स की बात करेंगे, 3 रत्नास की, बुद्ध, धर्म एंड संघ। और आप यहां पे देखेंगे कि ये जो 3 रत्नास हैं ऑफ बुद्धिज्म, इनमें से संघ की शुरुआत जो है वो बुद्ध ने की है। तो किस तरीके से उन्होंने पहले इन 5 ब्राह्मण्स को अपना जो भी ज्ञान है वो दिया, दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस एंड दे became his first 5 disciples. They attained nirvana. और उन्होंने आगे बुद्धिस्ट टीचिंग धर्म को स्प्रेड करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और यहीं से संघ की शुरुआत हो गई। संघ became the medium for propagation of Buddhist teaching. इसको आपको यहां पे ध्यान रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है बुद्ध की लाइफ में। अब आप यहां पे देखेंगे कि हम यहां देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बुद्ध की लाइफ से शाक्य रिपब्लिक, कौशल महाजनपद, इसी के साथ में मगध महाजनपद जुड़ा है, जहां बोध गया में उन्होंने एनलाइटनमेंट या निर्वाणा अचीव किया। इसके अलावा आप देखेंगे कि उस समय मगध के जो रूलर्स हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, दीज वर कॉन्टेम्पररीज ऑफ बुद्धा एंड बिंबिसार हैड गुड रिलेशंस विद बुद्धा। सो बुद्ध जो है वो काफी समय के लिए राजगीर या राजगृह, जो उस समय मगध की कैपिटल होती थी, वहां पर रहे भी, उनका वहां पर शिविर भी था। बुद्ध आप देखेंगे कि अपने काम के सिलसिले में आसपास के जो एरियाज हैं वहां पर घूमते रहते थे, है ना, वहां पर घूमते रहते थे। और आप देखेंगे उनका जो फर्स्ट सरमन है दैट इज द इवेंट ऑफ धम्म चक्र प्रवर्तन, इट टुक प्लेस एट सारनाथ, काशी महाजनपद में आ जाएगा ये। उसके बाद आप यहां पर क्या देखेंगे? आप यहां पे देखेंगे कि बुद्ध जो हैं वे मल्ल महाजनपद की कैपिटल कुशिनारा में थे, और यहीं पे एट द एज ऑफ 80 बुद्ध अटेन्ड हिज परिनिर्वाण।
जिसे हम कहते हैं महापरिनिर्वाणा इवेंट, द फाइनल पासिंग अवे, एंड ही अटेन्ड साल्वेशन। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं शाक्य रिपब्लिक है ना, बर्थ प्लेस है कपिलवस्तु में लुम्बिनी वन, मदर कौशल एंड प्रिंसेस है, एंड शाक्य रिपब्लिक वॉज लोकेटेड विद इन द टेरिटरीज ऑफ कौशल महाजनपद। साथ ही में हमने देखा कि जो निर्वाणा इवेंट है दैट टुक प्लेस एट बोध गया। सो बोध गया मगध में है, राजगृह में इन्होंने अपना बेस भी बनाया था, तो मगध महाजनपद इनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। वाराणसी जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया, मल्ल महाजनपद जो है वो इनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। सो आप देखेंगे बुद्ध जो है वो जनरली ईस्टर्न यूपी, बिहार, इन एरियाज में एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते थे अपने डिसाइपल्स के साथ में, और लोगों को अपनी जो लर्निंग्स हैं उनके बारे में बताते थे, उन्हें बताते थे किस तरीके से वे अपनी सफरिंग्स को कम कर सकते हैं। और यहीं से बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो है उसका डेवलपमेंट हुआ, एंड आगे चल के बुद्धिज्म एक फुल फ्लेजेड रिलीजन के रूप में डेवलप हुआ। नाउ ये जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ना, आप यहाँ पे देखेंगे कि इनमें से कुछ को बहुत ही ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया गया है, स्पेशली इन दी केव नंबर 26 ऑफ अजंता। तो आप देखेंगे कि अजंता में कुछ 29 केव्स हैं, एंड दे आर ऑल बुद्धिस्ट केव्स। इनमें से जो फर्स्ट फेज है उसका डेवलपमेंट सातवाहना पीरियड में हुआ, एंड द सेकेंड फेज ऑफ द अजंता केव्स डेवलप्ड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ वाकाटकास हु वर कॉन्टेम्परेरीज ऑफ गुप्तास। केव नंबर 26 जो कि बेसिकली एक विहार है, इट इज फ्रॉम द सेकेंड फेज। अब यहां पे आप देखेंगे कि बुद्ध से जुड़े हुए हमें कुछ पैनल्स देखने के लिए मिलते हैं, और आप यहां पे देखिए एक पैनल है जिसमें बुद्ध बैठे हुए हैं, और उनका जो राइट हैंड है उसका इंडेक्स फिंगर इस तरीके से मदर अर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है। दिस पर्टिकुलर पैनल इज नोन एज मारा विजय। मारा विजय, अभी क्या है मारा विजय? सो मारा बेसिकली मीन्स डिजायर्स, एंड मारा विजय मीन्स कॉन्करिंग द डिजायर्स। आपको पता है कॉन्करिंग द डिजायर्स मीन्स निर्वाणा। यानी केव नंबर 26 में ये जो मारा विजय पैनल है, मारा विजय पैनल, इट इज एसोसिएटेड विद बुद्धास निर्वाणा। इट इज एसोसिएटेड विद बुद्धास निर्वाणा। यहां पे किस तरीके से दिखाया है कि बुद्ध बैठे हैं पहले, और डिजायर्स की एक आर्मी जो है वो कॉन्स्टेंटली उनको परेशान कर रही है। ये बताता है जब बुद्ध मेडिटेशन के लिए बैठे तो किस तरीके से बहुत ज्यादा विचलित हो रहे थे। उस तरफ आप क्या देखेंगे कि मारा की जो आर्मी है वो जा रही है, और बुद्ध जो है वो नीचे देखते हुए धरती की तरफ इशारा कर रहे हैं। यहां पे वे बता रहे हैं कि मदर अर्थ इज विटनेस टू द फैक्ट दैट आई हैव कॉन्कर्ड माई सेंसेस, आई हैव डिफीटेड द डिजायर्स, एंड स्टिल ही इज वेरी हम्बल। सो ही इज सीन लुकिंग डाउन, है ना, जो आईज हैं वो कंप्लीटली इस तरीके से नीचे देखते हुए हैं। इसी के साथ में आप देखोगे कि केव नंबर 26 में एक बहुत सुंदर एक है ना ह्यूज स्कल्पचरल पैनल आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद द इवेंट ऑफ महापरिनिर्वाणा, द फाइनल पासिंग अवे ऑफ बुद्धा, है ना। ही अचीव्ड फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड दस एंड ऑफ हिज सफरिंग्स। और यहाँ पे बुद्ध को रिक्लाइनिंग पोजिशन में दिखाया जाता है, वे बहुत शांत भाव से लेटे हुए हैं यहाँ पर, है ना। एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि उनके जो डिसाइपल्स हैं दुखी हैं, बट जो ऊपर सेलेस्टियल बींग्स हैं दे आर शावरिंग फ्लावर्स ऑन हिम। इसके अलावा आप देखोगे कि सारनाथ जो है वो जुड़ा हुआ है बुद्ध की फर्स्ट सरमन से, पहले उपदेश से। तो जो सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर मेकिंग डेवलप हुई गुप्ता पीरियड में, उसमें भगवान बुद्ध की बहुत सारी इमेजेस बनाई गई, और आप देखेंगे इसमें धम्म चक्र प्रवर्तन इवेंट से जुड़ी हुई जो इमेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको एक बुद्धिस्ट मुद्रा देखने के लिए मिलेगी, जिसमें बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से 2 सर्कल्स बनाए गए हैं, और आपका जो राइट हैंड है उसका पाम आउटवर्ड्स है, और इस तरीके से इस फिंगर को टच कर रहा है, और इस तरीके से एक व्हील बनाने की कोशिश की है एज इफ इट इज रिवॉल्विंग। धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। अब अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कि बुद्ध की लाइफ से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे? आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने देखा किस तरीके से उनका बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली आप यहाँ पे देखेंगे दी महाभिनिशी क्रमण इवेंट, दी ग्रेट रिनंसिएशन, दी ग्रेट डिपार्चर, एनलाइटनमेंट और निर्वाणा इवेंट, फर्स्ट सरमन और दी धर्म चक्र प्रवर्तन इवेंट, एंड देन महापरिनिर्वाणा, द फाइनल पासिंग अवे। दीज आर दी 5 इंपॉर्टेंट इवेंट्स। ओरिजिनल बुद्धिज्म में बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं उन पर ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता था रेदर देन बुद्ध हिमसेल्फ, एंड बुद्ध वॉज रिगार्डेड एज अ गाइड, कि बुद्ध हमारी तरह आपकी तरह नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे। उन्होंने अपने एफर्ट्स के वाया जीवन के सार को समझा। He understood the reality of existence, the cause of sufferings, how to overcome those, and he guided others on the path to nirvana. So आप देखेंगे ओरिजिनल बुद्धिज्म में मानुषी बुद्धास का कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन बुद्धास। तो यहां पे जो बुद्ध हैं दे आर रिगार्डेड एज
normal human beings, but it is via their efforts, their actions, that they could achieve the status of enlightened one. They could control their desires and thus end their sufferings. And ultimately they achieved parinirvana or salvation. So बुद्ध भी आप देखोगे कि ओरिजिनल बुद्धिज्म में जो 7 मानुषी बुद्धास का कॉन्सेप्ट है उनमें से एक है. सो ओरिजिनल बुद्धिज्म में बुद्ध को गाइड माना गया था और उनकी टीचिंग्स पे ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता था रेदर देन बुद्धा हिमसेल्फ. तो आप यहां पे देखेंगे कि टीचिंग्स पे एम्फेसाइज करने के लिए, है ना, रेदर देन दी इंडिविजुअल, बुद्ध जो है उनको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता था रेदर देन इन दी ह्यूमन फॉर्म. उनके जो बर्थ से जुड़ा हुआ इवेंट है उसको जनरली आप देखेंगे व्हाइट एलिफेंट, बुल या लोटस से रिप्रेजेंट किया जाता है. अब ऐसा क्यों? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब महामाया ने बुद्ध को कंसीव किया तो उनको एक सपना आया था दैट अ व्हाइट एलिफेंट इज एंटरिंग हर वूम, द डिवाइन एलिफेंट एंटरिंग हर वूम. इसीलिए यहाँ पे एलिफेंट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. और आप देखेंगे कि एलिफेंट जो है वो कुछ वैल्यूज को सिंबलाइज करता है, जैसे कि विजडम, पेशेंस, स्ट्रेंथ, पावर. बुद्ध का जब जन्म हुआ तो जो ज़ोडिएक कॉन्स्टेलेशन है इट वाज वृषभ लगन, है ना, इट वाज वृषभ. वृषभ को रिप्रेजेंट किया जाता है बुल से, और इसीलिए आप देखेंगे कि बुद्ध का जो बर्थ वाला इवेंट है उसको बुल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड बुल स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वाइटलिटी, एनर्जी, पावर. या इसको लोटस से रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है. उनका जो रिनंसिएशन वाला इवेंट है उसको हॉर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो घोड़ा कंठक है इट बिकेम बेसिकली द मीडियम वाया विच बुद्धा कुड अचीव हिज निर्वाणा. एनलाइटनमेंट वाला जो इवेंट है उसे बोधि वृक्ष से रिप्रेजेंट किया जाता है बिकॉज इट इज अंडर द पीपल ट्री, द बोधि वृक्ष, दैट बुद्धा अटेन्ड हिज निर्वाणा. या इसको एम्प्टी थ्रोन से रिप्रेजेंट किया जाता है. उनका जो पहला उपदेश है धम्म चक्र प्रवर्तन, उसको व्हील से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो नाउ टाइम टू टेस्ट व्हाट वी हैव लर्न सो फार. आपके स्क्रीन पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2015 से क्वेश्चन है जहां पे कहा गया है कि दिए गए किंगडम्स अवंती, गांधार, कौशल, मगध में से कौन कौन से जो किंगडम्स हैं वे बुद्ध की लाइफ से एसोसिएटेड हैं. आपके पास 4 ऑप्शन है A, B, C, D और आपको करेक्ट आंसर को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है. लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. ये आपका एनडीए लेवल 1 2022 से है और यहाँ पे कहा गया है कि अर्ली बुद्धिज्म में बुद्ध को रिप्रेजेंट करने के लिए किन किन सिंबल्स का इस्तेमाल होता था. उसे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्टली मेंशन करता है. मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर को आपको चूज करना है एंड कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है. नाउ लेट्स डिस्कस द डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्ध. बुद्ध जो है उनका कहना था कि लाइफ में 4 सत्य हैं, 4 नोबल ट्रुथ्स और 4 आर्य सत्यानि. क्या क्या है? फर्स्ट जो नोबल ट्रुथ है वो है लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स, दुख. और ये बुद्ध ने बहुत पहले रियलाइज कर लिया था. आपको याद है कि उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक डेथ बॉडी को देखा. तो लाइफ में पेन और सफरिंग तो है, पर दूसरी तरफ उन्होंने एक फकीर को भी देखा और उसका भी अंत तो वही होना था, लेकिन वो बहुत खुश था. तो बुद्ध यहाँ पे कहते हैं लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स, दिस इज अ ट्रुथ, दिस इज अ फैक्ट. बुद्ध बहुत रैशनल है, बहुत लॉजिकल है. उनका कहना है कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो उसका कॉज होगा. अगर हमने कॉज को पता लगा लिया तो हम इस पर्टिकुलर दुख को ओवरकम कर सकते हैं. सो वो क्या कह रहे हैं? दुख अगर एग्जिस्ट करता है, इट इज अ रियलिटी, देन देयर मस्ट बी अ कॉज बिहाइंड इट, समुदय. अकॉर्डिंग टू बुद्धा, तन्हा, तृष्णा, द unceasing desires, constant craving for the material things, the temporary things is the cause of suffering. क्योंकि जब तक वे डिजायर से परेशान थे, है ना, बार बार लाइफ के सुखों के बारे में सोच रहे थे, तब तक उनका मन अशांत था. बट जैसे ही उन्होंने रियलाइज किया कि दीज ऑल आर टेम्पररी, है ना, अनिच या अनित्य, लाइफ इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, द वर्ल्ड इज इन अ कॉन्स्टेंट फ्लक्स, he could overcome his desires and thus he became an enlightened one. बुद्ध हो गए वो. तो वो क्या कहते हैं कि तन्हा या तृष्णा, अनसीजिंग डिजायर्स जो हैं, दे गिव अस पेन, दे मेक आवर लाइफ मिसरेबल. बट बुद्ध का ये कहना है कि तन्हा या तृष्णा जो है इट डज नॉट एग्जिस्ट इन वॉइड. इसके पीछे एक रूट कॉज है और वो है इग्नोरेंस. इग्नोरेंस या फिर अविद्या. इग्नोरेंस या फिर अविद्या. इग्नोरेंस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? हम ये समझ ही नहीं पाते कि जिन चीजों के लिए हम कॉन्स्टेंटली क्रेव करते हैं, डिजायर करते हैं, दोज आर टेम्पररी. इग्नोरेंस विद रिस्पेक्ट टू दी
fact that the world is temporary. अनित्य, या जिसको बुद्धिज्म में अनिच्य कहा गया है। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है प्रतीत्य सम उत्पाद का, द डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। क्या कहता है ये? जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, all phenomena including the physical objects, mental states, experiences are result of a chain of interdependent causes and conditions. तो यहां पे वो कह रहे हैं कि अगर लाइफ में सफरिंग्स हैं और उसके पीछे का कॉज है तन्हा या तृष्णा, है ना, क्रेविंग, क्लिंगिंग ऑन टू दीज थिंग्स, तो उसके पीछे एक रूट कॉज है, और रूट कॉज है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस अबाउट द फैक्ट दैट द वर्ल्ड इज इन अ कॉन्स्टेंट फ्लक्स। अनित्य कहते हैं हम संस्कृत में, बुद्धिज्म में इसको अनिच्य कहा जाता है, पाली भाषा में। सो कहते हैं जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा ना, द टेम्पररी नेचर ऑफ थिंग्स, आप अपने आप की जो डिजायर्स हैं इनको ओवरकम कर पाएंगे, अपने सेंसेस को कॉन्कर कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है टेम्पररी है ना, यू विल नॉट क्रेव फॉर दोस। और जैसे ही ये होगा, आप अपनी डिजायर्स को ओवरकम कर पाएंगे एंड यू विल बी एट पीस, है ना। आप अब पेन या सफरिंग जो है वो फेस नहीं करेंगे। यू विल अटेन निर्वाणा, या जिसे पाली भाषा में निबाना कहा जाता है, क्योंकि यहां पे र साइलेंट होता है, निबाना। यू विल बिकम एन एनलाइटेंड वन, यू विल अचीव द स्टेटस ऑफ एन अरहत और अरहंत, परफेक्ट बीइंग, एनलाइटेंड वन, जो कि ओरिजिनल बुद्धिज्म में अल्टीमेट एम है, ऑब्जेक्टिव है। एंड दिस विल डेफिनेटली, है ना, दिस विल डेफिनेटली पेव पाथ फॉर साल्वेशन, जिसे हम हिंदू धर्म में मोक्ष कहते हैं। दैट इज फ्रीडम फ्रॉम द रिपीटेड साइकिल ऑफ बर्थ एंड दस नो मोर सफरिंग, एंड ऑफ द सफरिंग्स फॉरएवर। ठीक है, सो बुद्ध क्या कह रहे हैं? बुद्ध कह रहे हैं लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स, दिस इज द फर्स्ट नोबल ट्रुथ। Second is there is a cause of suffering, and this according to Buddha is tanha, trishna, the unceasing desires. But the root cause is ignorance, avidya. Avidya, ignorance with respect to the reality of existence, the truth of existence. Awareness about the fact that the world is constantly changing, evolving, is in a constant flux. आपकी body, आपकी emotions, है ना, आपका pain, आपका pleasure, आपके relations, nothing lasts forever. Change is the only constant. अनिच्य। इनफैक्ट बुद्धिज्म में बुद्ध तो यहां तक कहते हैं कि सोल जैसा कुछ चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि आप यहां पर क्या देखेंगे, सोल या आत्मा, हम क्या बोलते हैं, ये अजर है, अमर है ना। दिस इज बेसिकली अ परमानेंट सेल्फ, अनचेंजिंग। बुद्धिज्म में कहा गया है कि ऐसा कोई चीज हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप यहां पर क्या देखेंगे, बुद्धिज्म बिलीव्स दैट द वर्ल्ड इज सोललेस, और इसे क्या कहा गया है, अनंत, अनंत। द वर्ल्ड इज सोललेस। बुद्ध कहते हैं अगर आपने कॉज को आइडेंटिफाई कर लिया, इसका मतलब है यू कैन ओवरकम द सफरिंग। जैसे ही आपको पता चल गया कि तन्हा तृष्णा इज द कॉज ऑफ सफरिंग एंड एवरीथिंग इज टेम्पररी, नथिंग लास्ट फॉर एवर, you will be able to conquer your senses and thus control your desires. So cessation of sufferings is possible. निरोध। और आप ये कैसे करेंगे? By following a disciplined path. अष्टांगिक मार्ग, या जैसे बुद्धिज्म में हम 8-fold path के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, 8-fold path या अष्टांगिक मार्ग। आप देखेंगे it has elements of wisdom, it has elements of ethical conduct, and it has elements of discipline, concentration, meditation. So क्या कहता है अष्टांगिक मार्ग? Right understanding leads to right thought process. So जिस दिन आप ये समझ जाएंगे that the world is in constant flux, is constantly evolving, is changing, nothing lasts in the same form forever, and that's why they say the world is soulless. आत्मा, परमानेंट सेल्फ, अनचेंजिंग सेल्फ जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, अनंत। उस दिन आप एक राइट थॉट प्रोसेस डेवलप करेंगे। सो क्या कहा जाता है, सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट व्यू अबाउट द रियलिटी ऑफ लाइफ
द रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस लीड्स टू सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, राइट थॉट प्रोसेस। अब आपको समझ आ गया है कि किस तरीके से आपको इन सबसे छुटकारा पाना है। वो कहते हैं देन इट डिमांड्स एक्शन, राइट स्पीच, राइट एक्शन एंड राइट लाइवलीहुड। राइट स्पीच दैट इज सम्यक वाक, आप अपने वर्ड्स के वजह भी किसी को हर्ट ना करें। राइट एक्शन, जब हम राइट एक्शन की बात करते हैं तो यहां पे हम पंचशील की बात करते हैं। बुद्धिज्म में कहा गया है रिफ्रेन फ्रॉम वायलेंस, रिफ्रेन फ्रॉम स्टीलिंग, रिफ्रेन फ्रॉम सेक्सुअल मिसकंडक्ट, फ्रॉम लाइंग और गॉसिपिंग एंड कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस। अगर आप ये सब कर पाते हैं दैट इज सम्यक कर्मांत, और इसी के साथ साथ में सम्यक आजीविका या सम्यक लाइवलीहुड, तो आप धीरे धीरे निर्वाणा के पाथ पर चलने लगेंगे। बट इतना आसान नहीं होता है ना, बार बार आप अपने एम ऑब्जेक्टिव से डाइग्रेस करेंगे, डाइवर्ट होंगे। यहां पर आपको एफर्ट लगाना होगा, है ना, यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स। सम्यक व्यायाम, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली पुट इन एफर्ट्स टू स्टे ऑन दैट पाथ। राइट माइंडफुलनेस और सम्यक स्मृति, यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ वाई यू स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर एक्शन, आपने ये काम क्यों शुरू किया था। और कहते हैं यहां पे जरूरत होगी राइट कंसंट्रेशन की, डिसिप्लिन, मेडिटेशन, फोकस की, सम्यक समाधि। सो राइट अंडरस्टैंडिंग दैट इज life is full of sufferings and the cause is tanha trishna, but the real cause is we fail to understand that the world is in a constant flux, changing, nothing lasts forever in the same form. जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगा उस दिन आपका एक राइट थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। Then you have to basically go for an ethical conduct. This demands action from you. सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका। ठीक है, आपने ये भी कर लिया, बट इस पाथ पे कॉन्स्टेंटली चलना इतना आसान नहीं है। इट विल डिमांड एन एफर्ट फ्रॉम योर साइड, बिकॉज बहुत सारे डाइवर्शंस आएंगे, आप डेविएट हो जाएंगे। बट देन यू हैव टू गो फॉर राइट माइंडफुलनेस, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड योर सेल्फ वाई यू स्टार्टेड। You have to go for discipline, meditation, focus. This will help you in staying on this right path. And this will ultimately help you in overcoming your desires, controlling your senses. And you will attain Nibbana, as they say in the Pali Bhasha or Pali language, or Nirvana, as we say in Sanskrit, which basically means enlightenment. That is one who has conquered the senses, one who has conquered the desires. और बुद्ध कहते हैं कि ये जो अष्टांगिक मार्ग है इसमें मध्यम मार्ग, मिडिल वे जो है, दिस इज दी कोर प्रिंसिपल। आपको एक्सट्रीमिटीज को अवॉइड करना है। बुद्ध डज नॉट बिलीव इन फॉलोइंग एक्सट्रीम पाथ। वो कहते हैं ना यू शुड गो फॉर इंडल्जेंस, ना ही अ वेरी ऑस्टियर लाइफ। बीच का रास्ता सबसे बढ़िया है, मध्यम मार्ग। ठीक है, तो ये हो गया द फोर नोबल डॉक्ट्रिन्स, और यहां पे हमने कॉन्सेप्ट्स को भी देखा। बुद्धिज्म में देयर आर 3 रत्नास, बुद्ध द टीचर, धम्म हिज टीचिंग्स, एंड संघ which basically became the medium for propagation of his teachings, the harmonious community of believers. आप देखेंगे इन 3 रत्नास में से केवल संघ की शुरुआत जो है वो बुद्ध के द्वारा की गई। बाकी बुद्ध के महापरिनिर्वाणा के बाद बुद्ध और उनकी टीचिंग्स भी उतनी ही सेक्रेड हो गई जितनी की संघ, एंड दे बिकेम द 3 रत्नास ऑफ बुद्धिज्म। आपको ध्यान होगा जब हम स्तूपा आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो यहां पे हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो हर्मिका है उसके अंदर ये जो पूल है इस पे हमको 3 डिस्क देखने के लिए मिलती है, and these 3 discs basically represent what? These 3 discs represent what? They represent the 3 ratnas of Buddhism: Buddha, Dhamma and Sangha. Now, हम अगर doctrines of Buddhism की बात करें तो आपको पता है कि बुद्धिज्म एक heterodox sect है, तो obviously it does not believe in the authenticity of the Vedas. It was against too much of ritualism or cattle sacrifice. Basically, it was in favor of ahimsa. इसी के साथ में आप यहां पर क्या देखेंगे कि अगर हम बात करें कि क्या बुद्धिज्म में भगवान पर विश्वास होता है या नहीं होता है, हम ओरिजिनल बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं, तो आप यहां पे देखेंगे कि बुद्ध जो हैं वे कभी भी इस टाइप के एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस में नहीं गए। उनका कहना था कि दीज क्वेश्चंस हैव नो राइट और रॉन्ग आंसर। सो बुद्धिज्म नीदर डिनाइज नॉर एक्सेप्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सुप्रीम गॉड और क्रिएटर।
जहां तक सोल की बात है ना, एक परमानेंट अनचेंजिंग सेल्फ, बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन दैट। बुद्धिज्म का आउटराइटली कहना है दैट द वर्ल्ड इज इन कांस्टेंट फ्लक्स, इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। सो सोल है ना, परमानेंट सेल्फ, अनचेंजिंग सेल्फ जैसा कुछ नहीं होता। सो दे बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ अनथ, सोललेस वर्ल्ड, है ना। और ये कहां से आया है? अनिच से। द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, द वर्ल्ड इज टेम्पररी। ओरिजिनल बुद्धिज्म में आप क्या देखोगे? अटेनमेंट ऑफ निबाना, निर्वाणा, द स्टेटस ऑफ अरहतहुड, है ना, कॉन्करिंग द सेंसेस, कंट्रोलिंग द डिजायर्स is the ultimate goal, is the ultimate goal, and it believes in avoiding the extremities, है ना। It points to the way of life where one has to avoid self indulgence as well as avoid self denial, मध्यम मार्ग। अगर हम कर्मा डॉक्ट्रिन की बात करें तो आप देखेंगे कि बुद्धिज्म कर्मा फिलॉसफी में विश्वास करता है, बट नॉट इन द ट्रेडिशनल हिंदू रिलीजन। हिंदू रिलीजन में क्या कहा गया है कि आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है, इट इज बेसिकली शेप्ड बाय योर पास्ट कर्मास। अगर आप प्रेजेंट लाइफ में आपके जो रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन्हें भली भांति, है ना, ठीक ढंग से फुलफिल करते हैं, तो नेक्स्ट लाइफ में आपका जन्म जो है वो अच्छे घर में होगा, आपको सुखों की प्राप्ति होगी। बुद्धिज्म कहता है कि यस, जो पास्ट लाइफ है, इट डज हैव अ कार्मिक इफेक्ट ऑन दी प्रेजेंट लाइफ, बट एट द सेम टाइम बुद्धिज्म में ये कहा गया है कि ये कर्मास जो है, दे डू नॉट डिफाइन एन इंडिविजुअल। यहाँ पे जो इंडिविजुअल एजेंसी है, इंडिविजुअल के जो एफर्ट्स हैं, जो एक्शंस हैं, उन पर ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है रेदर देन द इम्पैक्ट ऑफ द पास्ट लाइफ कर्मास और द कार्मिक इंप्रेशन। आप यहाँ पे देखेंगे कि बुद्धिज्म में जो बुद्धिस्ट संघ है, उसके द्वार सभी वर्णा से आने वाले लोगों के लिए खुले थे। फर्क नहीं पड़ता आप किस वर्णा से आते हैं, किस कास्ट से आते हैं, किस सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, किस जेंडर को बिलोंग करते हैं। सो आप देखेंगे कि इन अ सेंस इट emerged challenging the rigidity and hierarchy within the varna based social order, but then too Buddhism was also not all inclusive। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो डेटर्स हैं, है ना, जो स्लेव्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, या जो फीमेल हैं, they were not allowed to be part of the संघ without the permission of their respective masters। और कहा जाता है बुद्ध जो है, उन्होंने ब्राह्मण्स की असेंबली को अटेंड किया, क्षत्रियास की एंड वैश्यास की, बट उन्होंने कभी भी शूद्रास की असेंबली को अटेंड किया हो, इसका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। बट बुद्धिज्म में जो आप इंक्लूसिव नेचर देख रहे हैं, एटलीस्ट बेटर देन दी वैदिक हिंदुइज्म, ये कहां से आ रहा है? बुद्ध रिपब्लिकन ट्रेडिशन से आते हैं। और आप क्या देखेंगे कि जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ स्टेट्स हैं, उनमें आपको एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट जो है वो देखने के लिए मिलेगी, दो नॉट डेमोक्रेसी इन दी मॉडर्न सेंस, है ना, एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे हमने क्या कहा था कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो मेजॉरिटी रूल के अकॉर्डिंग लिए जाते थे, अगर कोई भी कंसेंसस जो है वो नहीं बन पा रहा है तो। और इसी के साथ में जो रूलर्स हैं वे इलेक्टेड चीफ होते थे। तो इस बात पर भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना है। सो वी आर डन विद दी डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म। नाउ अ प्रैक्टिस एमसीक्यू। कहा गया है विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। चलो एक हिंट दे देती हूं यहाँ पे। बुद्धिज्म बिलीव्स दैट द वर्ल्ड इज soulless, जैनिज्म बिलीव्स दैट द एंटायर वर्ल्ड इज हैविंग अ सोल। सो कॉल्ड अबायोटिक थिंग्स, वाटर, रिवर, दे टू हैव अ सोल। एंड इसीलिए जैनिज्म में अहिंसा, नॉन इंजुरी इज द कोर और फंडामेंटल प्रिंसिपल। जहां पे बुद्धिज्म में बुद्ध सेल्फ डिनायल एंड सेल्फ इंडल्जेंस दोनों से ही दूर रहने के लिए कहते हैं, मध्यम मार्ग को प्रीच करते हैं। जैनिज्म में महावीर जो 24वें तीर्थंकर हैं, ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ एक्सट्रीम ऑस्टियर लाइफ इन ऑर्डर टू अचीव साल्वेशन। क्योंकि उनका कहना था कि अगर आपके में थोड़ा सा भी लोभ है तो भी आपकी आत्मा जो है वो इस शरीर को नहीं छोड़ पाएगी और आप इस सांसारिक चक्र का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। अब आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट जो है वो लिखा है अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट। एक्सट्रीमिटीज को अवॉइड करना, क्या ये बुद्धिज्म और जैनिज्म में कॉमन है? दूसरे में लिखा है इंडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास, कि दोनों ही वैदिक अथॉरिटी में विश्वास नहीं करते थे। तीसरा लिखा है डिनायल ऑफ द एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स, रिचुअल्स या टू मच ऑफ रिचुअलिज्म में विश्वास नहीं करते थे। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। बाकी अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है
सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बुद्धिस्ट काउंसिल्स को डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 483 BCE, इमीडिएटली आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्ध। क्योंकि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद ये क्वेश्चन उठा कि अभी तक तो बुद्ध थे हमें गाइड करने के लिए, लेकिन अब कौन गाइड करेगा? तो जो बुद्ध की टीचिंग्स हैं उनको हमें कंपाइल करना चाहिए। और इसी के साथ में बुद्ध के द्वारा संघ में जो मॉन्क्स हैं, जो भिक्खूज एंड भिक्खुनीज हैं, है ना, द मेल एंड द फीमेल मॉन्क्स रिस्पेक्टिवली, उनके लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इन सबको हमें कंपाइल करना चाहिए, अदरवाइज इश्यूज हो सकते हैं। तो इस बैकग्राउंड में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ अजातशत्रु, द रूलर ऑफ मगध, हु बिलोंग टू द हर्यनक डायनेस्टी। और कहाँ हुई? मगध की उस समय की जो कैपिटल है राजगृह, वहां पर, इन दी सप्तपर्णी और द सप्तपर्णी केव्स। दिस वाज प्रिसाइडेड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क महाकश्यप। यहाँ पे बुद्ध के जो फेवरेट डिसाइपल्स हैं आनंद एंड उपाली, उनके द्वारा बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं एंड बुद्ध के द्वारा जो मॉन्क्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन किया गया था, उसको रिसाइट किया गया। आप यहाँ पे देखेंगे आनंद जो हैं उनके द्वारा बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं, बुद्ध के जो सरमन्स हैं, उन्हें रिसाइट किया गया, विच वर अल्टीमेटली कलेक्टेड इन अ पाली टेक्स्ट सूत पिटाका। अब देखो सूत जो है ना, ये आया है संस्कृत शब्द सूत्र से, विच बेसिकली मीन्स व्हाट? फॉर्मूला। सो बुद्धिस्ट फॉर्मूला, बुद्ध का जो फॉर्मूला है, बुद्ध की जो टीचिंग है, पाली में र साइलेंट होता है तो इसको सूत कर दिया गया, सूत पिटाका। और उपाली जो है उनके द्वारा बुद्ध के, है ना, बुद्ध के द्वारा मॉन्क्स के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए थे कि दे शुड फॉलो दिस पर्टिकुलर कंडक्ट, उससे रिसाइट किया गया था एंड इट वाज कंपाइल्ड इन अनदर पाली टेक्स्ट विनय पिटाका। विनय मीन्स आचरण, कंडक्ट। सो विनय पिटाका इज बेसिकली अ कंपाइलेशन ऑफ द रूल्स as far as the code of conduct that was expected from the Buddhist Sangh members was expected. Sut Pitaka is basically a compilation of Buddha's sermons, his teaching. And these Pali texts are basically canonical in nature. Canonical in nature, that is, they are sacred. They are sacred to Buddhism. और ये त्रिपिटाकास का हिस्सा है। तो दो तो हमने देख ली, अब एक और देखेंगे अभी थोड़ी देर में। अब देखो क्या हुआ कि बुद्धिज्म जो है धीरे धीरे नए एरियाज में पहुंचने लगा। अब यहाँ की यूनिक ज्योग्राफी है, यूनिक क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और उसके चलते यूनिक कल्चर है। अगर वाकई में बुद्धिज्म को इन एरियाज में एक्सेप्टेंस मिले, आप ये चाहते हैं, तो जो बुद्धिस्ट कोड ऑफ कंडक्ट है स्पेशली फॉर द मॉन्क्स, उसमें कुछ रिलैक्सेशन देने की जरूरत थी। लोकल कल्चर जो है उसके एलिमेंट्स को अडॉप्ट करने की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पे डिविजन्स आ गए। जो बुद्धिस्ट संघ में सीनियर टीचर्स हैं, अब देखिए उनमें डिविजन्स आ गए। एक फैक्शन जो है उसका कहना था कि नहीं, बुद्ध के द्वारा जो कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन किया गया था, जो कि विनय पिटाका में कंपाइल्ड है, हमें उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। नो रिलैक्सेशंस अलाउड, अदरवाइज दिस विल लीड टू लेक्सिटी, या डिसिप्लिन नहीं रहेगा एंड पूरा संघ बर्बाद हो जाएगा। ये जो ऑर्थोडॉक्स फैक्शन है या बुद्धिज्म का कंजर्वेटिव फैक्शन है, इसको स्थविरवादीन कहा जाता है। दरअसल आप देखेंगे कि स्थविर का मतलब होता है एल्डर्स, और आपको पता है वाद मीन्स फिलोसफी। दोज हु बिलीव इन द फिलोसफी ऑफ द एल्डर्स दैट देयर शुड बी नो लेक्सिटी, नो रिलैक्सेशंस इन द ले डाउन कोड ऑफ कंडक्ट। बट देन देयर वर अदर्स जो बुद्धिज्म को रैपिडली नए नए एरियाज में पहुंचाना चाहते थे, है ना, चाहते थे कि बुद्धिज्म को यहाँ पे एक्सेप्टेंस मिले, बुद्धिज्म यहाँ पर पॉपुलर हो। उनका कहना था कि गिवन द यूनिक ज्योग्राफिकल कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड द कल्चर, हमें यहाँ पे ले डाउन कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ रिलैक्सेशंस अलाउ करने चाहिए और लोकल कल्चरल एलिमेंट्स को अडॉप्ट करना चाहिए। ये जो संघ को और इसी के साथ साथ में बुद्धिज्म को स्प्रेड करना चाहते थे, ये कहलाए महासंघिकास। तो महासंघिकास जो है ये लिबरल फैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां स्थविरवादिन्स ऑर्थोडॉक्स या कंजर्वेटिव फैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो डिविजन्स क्रिएट हो गए थे, इनको रिजॉल्व करने के लिए सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो 383 BCE में ऑर्गेनाइज की गई अंडर द पेट्रोनेज ऑफ द रूलर ऑफ मगध काल अशोका फ्रॉम द शिशुनागा डायनेस्टी। और ये कहां ऑर्गेनाइज की गई? काल अशोका के समय मगध की कैपिटल थी वैशाली, वहां पर। दिस वॉज प्रिसाइडेड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क सबकमी।
ये डिविजन्स अभी टाइम बीइंग के लिए तो सप्रेस कर दिए गए है ना, देवर स्वेप्ट अंडर द कार्पेट, बट आप देखेंगे बहुत जल्दी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में स्थविरवादिन्स और महासंघिकास के बीच में जो डिफरेंस है ये ओपन में आ जाएंगे, और महासंघिकास से ही बुद्धिज्म का जो महायान सेक्ट है वो इवॉल्व होगा, और स्थविरवादीन जो हैं ये थेरवाद या हिनयान स्कूल का पार्ट बनेंगे। नाउ अशोका के समय ये डिफरेंसेस और ज्यादा बढ़ने लगे थे, तो अशोका जिन्होंने कलिंग वॉर के बाद में बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, उनके द्वारा अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया। दिस वॉज प्रिसाइडेड बाय द बुद्धिस्ट स्कॉलर मोगालीपुत तीसा। तो मोगालीपुत तीसा इज बेसिकली अ कॉन्टेम्पररी ऑफ अशोका। यहां पे अशोका ने बहुत क्लियरली कहा कि जो सीनियर्स कह रहे हैं उनकी बात को मानिए, और साथ ही में बुद्ध की टीचिंग्स के पीछे जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके पीछे का जो लॉजिक है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि वे ओरिजिनल टीचिंग्स और कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब समझें, और यहाँ पे जो रिलैक्सेशंस की डिमांड है वो क्यों गलत है ये समझ पाए। जो बुद्धिस्ट लॉजिक है ना, बुद्धिस्ट टीचिंग्स के पीछे, कोड ऑफ कंडक्ट के पीछे, इसे कंपाइल किया गया द थर्ड पाली टेक्स्ट है ना, इन द फॉर्म ऑफ द थर्ड पाली टेक्स्ट आउट ऑफ द त्रिपिटकास और त्रिपिटकास, अभिधम्म पिटका। सो अभिधम्म पिटका बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द फिलोसफी, the logic behind Buddha's teachings and the code of conduct that had been laid down in the original Buddhism. थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद अशोका के द्वारा अलग अलग डायरेक्शंस में बुद्धिस्ट मिशनरीज को भेजा गया टू स्प्रेड बुद्धिज्म, और इसी समय इनके जो बेटे हैं महेंद्र और जो बेटी है संघमित्रा, उनको सिलोन या श्रीलंका भेजा गया, जहां आज भी बुद्धिज्म जो है वो एक मेजर रिलीजियन है। आपको ध्यान होगा सिन्हाला बुद्धिस्ट कम्युनिटी है ना, डोमिनेंट कम्युनिटी है, बस अब वो पीसफुल नहीं है, इतना डिफरेंस है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर हम बात करें तो अगेन इट वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन द वेकअप ऑफ द डिफरेंसेस व्हिच वर नाउ इन द ओपन, और ये कनिष्क जो कुशाणा रूलर हैं उनके पेट्रोनेज में कश्मीर में ऑर्गेनाइज की गई, कश्मीर के कुंडलवन में। इट वाज प्रिसाइडेड बाय वासुमित्र एंड अश्वघोष, दीज टू स्कॉलर्स। और यहां पे आप देखोगे कि बुद्धिज्म में दो सेक्ट्स इवॉल्व हो गए है ना, बुद्धिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स। जो महासंघिकास हैं वहां से आया महायान सेक्ट, और ये महायान वाले जो हैं इन्होंने जो ओरिजिनल बुद्धिज्म है जिसको हम थेरवाद भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि थेराज मीन्स होता है सीनियर और दी रिस्पेक्टेड टीचर्स, तो बुद्धिज्म में आपको थेराज एंड थेरीज ये शब्द मिलेगा। थेरीज फीमेल टीचर्स के लिए, थेराज मेल टीचर्स के लिए। तो सीनियर या रिस्पेक्टेड टीचर्स उनकी फिलॉसफी में विश्वास करते हैं, जो बेसिकली ओरिजिनल बुद्धिज्म की टीचिंग्स में विश्वास करते हैं, थेरवाद। इनको महायान वालों ने कह दिया हिनयान। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में महासंघिकास जो ग्रुप हमें देखने के लिए मिला था सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, वहीं से महायान सेक्ट का इमर्जेंस हुआ। इन्होंने खुद को महायान कहा, ग्रेटर व्हीकल, क्योंकि इनका क्लेम था कि अगर आप हमारे बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वे साल्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। So they basically wanted to democratize the path to salvation, make it more easy, liberal। और आप देखेंगे थेरवाद जो है उनका है ना, थेरवाद से जो आते हैं या जिनको बाद में हिनयान कह दिया गया। हिनयान क्यों कहा? क्योंकि महायान सेक्ट के लोगों का मानना था कि जो ओरिजिनल बुद्धिज्म है या थेरवाद है, अगर आप उसकी टीचिंग्स में विश्वास करेंगे तो बेसिकली बहुत कम लोग जो हैं उन्हें ही साल्वेशन या मोक्ष प्राप्त होगा। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो त्रिपिटकास हैं उनको पाली से संस्कृत में ट्रांसलेट किया गया, क्योंकि आप देखेंगे ये जो महायान सेक्ट है यहां पे संस्कृत बिकेम द मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन, द मीडियम ऑफ सरमन्स। यानी कि जो त्रिपिटकास हैं, सूत पिटका, विनय पिटका, अभिधम्म पिटका। सूत पिटका एंड विनय पिटका आउटकम ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एंड अभिधम्म पिटका आउटकम ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। इन्हें महायान जो न्यूली इमर्जिंग सेक्ट है, द लिबरल सेक्ट विच वांटेड टू डेमोक्रेटाइज द पाथ टू साल्वेशन, मेक इट मोर कंपैशनेट, लिबरल, वो भी फॉलो करता है। और इसी के साथ में आप यहां पर क्या देखेंगे, जो ओरिजिनल बुद्धिज्म है वो तो डेफिनेटली इन्हें सेक्रेड मानता है। कश्मीर में ये जो काउंसिल है जहां पे बुद्धिज्म का डिविजन हो गया, आप देखोगे कनिष्क जो है ही वाज अ ग्रेट पेट्रोन ऑफ महायान सेक्ट। अब महायान के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। महायान बुद्धिज्म में
कहा गया कि देयर इज एन ईजियर पाथ टू साल्वेशन, जिसके वाया बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें मोक्ष मिल सकता है और वे लाइफ से जुड़ी हुई जो सफरिंग्स हैं उनसे हमेशा हमेशा के लिए अपना पीछा छुड़वा सकते हैं। तो क्या कहा गया इनके द्वारा? जो महायान सेक्ट है, जो कि बेसिकली महासंघी का सेक्ट से आया है, उनका कहना था कि बुद्ध जो है वो गॉड है। सो बुद्ध को यहां पे एक सुपर नेचुरल एंटिटी का टैग दे दिया गया। अब अगर बुद्ध हैं तो जो लेजर गॉड्स हैं वे भी होंगे। अब ये है बोधिसत्वास। बोधिसत्वास, बोधिसत्व ये टर्म कहां से आया है? बोधि चित्त से, विच बेसिकली मीन्स एनलाइटेंड माइंड, विच बेसिकली मीन्स एनलाइटेंड माइंड। अब क्या है ये? तो क्या कह रहे हैं कि बुद्ध गॉड है और बोधिसत्वास जो है, बोधिचित्त, दी एनलाइटेंड माइंड्स, these are basically compassionate beings who have accumulated sufficient amount of merits on account of their actions, but they deliberately, voluntarily delay their own nirvana or nibbana so that they can help other sentient beings achieve nirvana, nibbana and ultimate salvation. So bodhisattvas का जो concept है, it is central to Mahayana Buddhism and it represents compassion within this newly emerging sect. So यहां पे बुद्ध गॉड हो गए, बोधिसत्वास जो हैं दे बिकेम द लेजर गॉड। कहा गया कि अगर आप कुछ पर्टिकुलर रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं तो आप बुद्ध को खुश कर सकते हैं। बुद्ध सुपर नेचुरल एंटिटी है, उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। अगर आप ये रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, तो बुद्ध जो हैं वे आपके विशेस को ग्रांट करेंगे, जिसमें विश हो सकती है साल्वेशन। एंड इस तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं वे इजीली साल्वेशन को अचीव कर सकते हैं। सो द न्यूली इमर्जिंग सेक्ट बेसिकली डेमोक्रेटाइज्ड द पाथ टू साल्वेशन। यूनिवर्सल लिबरेशन ये गोल था। कंपैशन, मेकिंग बुद्धिज्म अ लिबरल सेक्ट ताकि इसका एक्सेप्टेंस बढ़े। एडॉप्शन ऑफ द लोकल कल्चरल प्रैक्टिसेस। और कहा गया कि यहां पे ट्रांसफर ऑफ मेरिट जो है वो भी पॉसिबल है। ट्रांसफर ऑफ मेरिट का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ मेरिट का मतलब क्या है कि अगर आपके पेरेंट्स उपवास रखते हैं, प्रेयर्स करते हैं, रिचुअल्स कैरी आउट करते हैं, तो वे जो भी मेरिट्स गेन करेंगे दे कैन ट्रांसफर द बेनिफिट ऑफ इट टू यू गाइस। सो यहां पे बुद्ध गॉड हो गए, सुपर नेचुरल एंटिटी विद सुपर नेचुरल पावर्स जो आपको साल्वेशन ग्रांट कर सकते हैं अगर आप रिचुअल्स के वाया, प्रेयर्स के वाया उन्हें खुश करें। ट्रांसफर ऑफ मेरिट इज ऑल्सो अलाउड। और ये जो नया बुद्धिज्म का सेक्ट सामने आया है, नई बुद्धिस्ट फिलॉसफी आई है, इसमें बेसिकली कंपैशन है ना, लिबरलिज्म, ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। दे वांटेड टू यूनिवर्सलाइज द पाथ टू साल्वेशन। बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है वैसे ही आपको हिनयान में भी देखने के लिए मिलेगा, थेरवाद ओरिजिनल बुद्धिज्म में भी और महायान में भी। लेकिन महायान में ये कोर प्रिंसिपल है, क्योंकि महायान बुद्धिज्म में कहा जाने लगा निबाणा है ना, निर्वाणा, अरहत या अरहंत का स्टेटस अचीव करने से ज्यादा बेहतर है बोधिसत्वहुड अचीव करना। क्यों? क्योंकि बोधिसत्व जो है वे कंपैशनेट है ना, दे आर सेल्फलेस। ये खुद इस सांसारिक चक्र का हिस्सा बने रहते हैं ताकि ये बाकी जो है ना लोग हैं, जो सेंटिएंट बीइंग्स हैं, उन्हें निर्वाणा निबाना अचीव करने में, उनके पेन्स को कम करने में मदद कर सके। वहीं पे अरहत या अरिहंत का जो कॉन्सेप्ट है उसमें इंडिविजुअल इज बेसिकली स्ट्राइविंग फॉर हिज ओन निर्वाणा, निबाना और एनलाइटनमेंट। वो सेल्फिश कॉन्सेप्ट है। साथ ही में रॉयल क्लास का पेट्रोनेज गेन करने के लिए दे चोज संस्कृत एज द मीडियम ऑफ देयर sermons और preachings rather than Pali, which was the case with the original Buddhism. अब बुद्ध जो है उनको सिंबल से नहीं, वे गॉड हैं, उनको एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म में, ह्यूमन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाने लगा। और आप देखेंगे यहीं पे आपकी जो स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर मेकिंग है विच डेवलप्ड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ कनिष्क, द गांधार स्कूल इन द नॉर्थ वेस्ट and the Mathura school which developed in and around the second capital of Kanishk, Mathura, they emerged, जहां पे बुद्ध की इमेजेस बनाई जाने लगी। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है। और आप देखोगे क्योंकि महायान सेक्ट लिबरल है, लोकल कल्चरल ट्रेड्स को भी एक्सेप्ट करने को तैयार है, ये रैपिडली स्प्रेड होगा, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कुशाणास। क्योंकि आपको पता है कुशाणास हैड अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑन द सिल्क रूट,
तो सिल्क रूट के माध्यम से ये आसपास के जो एरियाज हैं वहां पे पहुंचने लगा, लोकल कल्चरल एलिमेंट्स को अडॉप्ट किया, पॉपुलैरिटी बढ़ी, और इस तरीके से बुद्धिज्म जो है वो रैपिडली स्प्रेड हुआ, हेंस द नेम ग्रेटर वेहिकल और महायान। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, सब पढ़ाते हैं कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स, महायान एंड हीनयान। बट व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द इमर्जेंस ऑफ द महायान सेक्ट? तो आपको ये बात तो पता है कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल से पहले से ही डिविजन्स आने लगे थे, है ना। और यहां पे डिवीजन किस बात को लेकर के था कि बुद्धिज्म नए एरियाज में पहुंच रहा है, वहां की यूनिक ज्योग्राफी है, यूनिक क्लाइमेट है, यूनिक कल्चर है। जब तक हम लोकल कल्चर को अडॉप्ट नहीं करेंगे और लोकल जो कंडीशंस हैं उनको ध्यान में नहीं रखेंगे, बुद्धिज्म जो है उसका एक्सेप्टेंस नहीं बढ़ेगा, उसको ज्यादा लोग जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। तो एक तो ये है कि बुद्धिज्म जो है इट हैज बिकम एन इलिटिस्ट, है ना, मोनेस्टिक लाइफ सेंट्रिक रिलीजन। इसको थोड़ा डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत है, इसको थोड़ा लिबरल बनाने की जरूरत है, कंपैशनेट बनाने की जरूरत है। साथ ही में ओरिजिनल बुद्धिज्म में जो रास्ता बताया गया है निर्वाणा निभाना के लिए वो बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स चाहिए। देयर इज द नीड टू यूनिवर्सलाइज द पाथ टू साल्वेशन। उसी के साथ में आप देखेंगे दी पोस्ट मौर्य पीरियड, है ना, कुशाणास वगैरह को जब आप देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली पीरियड ऑफ ब्राह्मणिकल रिवाइवलिज्म। हम यहाँ पे शुंग, काणव, सातवाहनास इनके बारे में पढ़ते हैं, और आप देखोगे कि ब्राह्मणिकल रिलीजन में रिचुअल्स हैं। सो कुछ प्रैक्टिसेस जो ब्राह्मणिकल रिलीजन है उससे भी बुद्धिज्म में अडॉप्ट की गई। आई एम टॉकिंग अबाउट दी महायान सेक्ट। और इसके अलावा आप देखोगे कि बुद्धिज्म जब नए एरियाज में पहुंच रहा है तो वहां से जो कुछ कल्चरल ट्रेट्स हैं उनको भी अडॉप्ट किया जाने लगा, और इस तरीके से एक नया सेक्ट एमर्ज हुआ विद इन बुद्धिज्म, द महायान सेक्ट, द महायान सेक्ट। और इस महायान सेक्ट को जो काफी लिबरल है, जो मर्चेंट क्लास है, उसने काफी ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किया। इट ऑल्सो रिसीव द रॉयल पेट्रोनेज, और इस तरीके से महायान सेक्ट जो है वो तेजी से बढ़ता चला गया। नाउ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म को ब्रीफली देखते हैं। सो जो ओरिजिनल स्कूल है उसको हम थेरवाद कहते हैं। थेर बेसिकली मींस एल्डर्स, है ना, एल्डर्स। सो द फिलोसफी ऑफ द एल्डर्स, यानी कि ये बेसिकली जो ओरिजिनल स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है वो स्कूल है। महायान वालों ने इसको हीनयान कह दिया, द लेजर व्हीकल। कहा गया कि आपके बताए हुए रास्ते पे चल के जहां पे इतना एफर्ट है, पहले रियलिटी को समझो, फिर एक एथिकल कंडक्ट फॉलो करो, कॉन्स्टेंटली डिसिप्लिन, फोकस, मेडिटेशन, ये आम आदमी की बस की बात नहीं है। इफ यू वांट टू रियली डेमोक्रेटाइज यूनिवर्स, है ना, डेमोक्रेटाइज द पाथ टू साल्वेशन, मेक लिबरेशन अ यूनिवर्सल गोल, तो आपको थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा। और फिर आया बुद्ध गॉड है, आप रिचुअल्स कैरी आउट कीजिए, एंड बुद्ध जो है ही विल एक्सेप्ट योर विशेस, fulfill them. So Hinayan Theravada is the original school of Buddhism and माना जाता है कि it is based on the original teachings of Buddha. इसे आगे चल के हिनयान भी कह दिया गया। तो थेरवाद, हिनयान, they are one and the same and the place of origin is India only. इस बात का ध्यान रखना। इसे ऑर्थोडॉक्स या कंजर्वेटिव फैक्शन भी कहते हैं because they were not ready for any changes in the monastic code of conduct and they wanted to strictly follow the code of conduct that had been laid earlier for the Buddhist monks when Buddhism was limited to only the Gangetic plains. यहाँ पे पाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता था for preachings, for sermons, और यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि निर्वाणा, निबाना was the ultimate goal. The ultimate goal was achieving the status of Arhat or the status of Arihant. यहाँ पे बुद्ध जो है he was treated as a normal human being who via his own efforts and actions discovered the truth of existence, discovered the path to nibbana, nirvana and the ultimate salvation. मानुषी बुद्धास का कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली आपके थेरवाद या हिनयान स्कूल से जुड़ा हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। अशोका वॉज अ ग्रेट पेट्रॉन ऑफ इट, आपको ये बात ध्यान है। और इसी के साथ में आप देखेंगे कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, आज है ना, आज भी यहाँ पर ये एक प्रोमिनेंट फॉर्म है। थेरवाद आगे चल के फर्दर सब स्कूल्स में, सब सेक्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसमें आप स्थविरवाद को देखेंगे, है ना, सर्वस्तिवाद को देखेंगे जो अगेन वैभाषिका एंड सौत्रांतिकाज में डिवाइडेड है, विभाजवाद को देखेंगे, सामित्य को देखेंगे, बट इन सबको डिटेल में कभी और डिस्कस करेंगे।
महायान स्कूल के बारे में मैंने आपको काफी कुछ ऑलरेडी बता दिया है ना, दी न्यू सेक्ट दैट एमर्ज विद इन बुद्धिज्म आफ्टर द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। और यहाँ पे एक और नई बात आपको ये बताती हूँ कि यहाँ पे आपको दो डिविजन देखने के लिए मिलेंगे आगे चल के, दी माध्यमिका स्कूल एंड द योगचार स्कूल। माध्यमिका स्कूल जो है ये जुड़ी हुई है नागार्जुना से। नागार्जुना जो है ये 2nd सेंचुरी सीई में हुए, और आप देखेंगे कि इनके द्वारा ही माध्यमिका सूत्र जो है वो लिखा गया, जो माध्यमिका स्कूल का फाउंडेशनल टेक्स्ट है। माध्यमिका स्कूल मिडल वे में विश्वास करती है। इनका क्या कहना है कि जो निहिलिज्म है या जो आइडियलिज्म है या जो आइडियलिस्टिक स्कूल्स हैं, है ना, लेट मी राइट इट हियर, यहां पे विजिबल नहीं है। तो माध्यमिका स्कूल का क्या कहना है कि जो निहिलिज्म है या आइडियलिज्म है, जिसका मानना है नथिंग एग्जिस्ट, एवरीथिंग इज बेसिकली अ क्रिएशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस, नथिंग एग्जिस्ट, एवरीथिंग इज बेसिकली अ कंसेप्शन ऑफ माइंड, है ना, इज बेसिकली एन आउटकम ऑफ द कॉन्शियसनेस, इज अ प्रोजेक्शन ऑफ योर कॉन्शियसनेस। ना तो ये सही है, ना ही जो इटर्नलिज्म में विश्वास करते हैं या रियलिज्म में कि जो जैसा दिखता है वैसा ही है और ऐसा ही रहता है, वो सही है। वो कहते हैं रियलिटी लाइज समवेयर इन बिटवीन दीज टू स्कूल्स, रियलिज्म एंड निहिलिज्म। सो जो आप देख रहे हैं कुछ वैसा है, उसमें कुछ फैक्चुअल है और कुछ जो है वो आपकी कॉन्शियसनेस का रोल भी है। सो कुछ फैक्ट है और कुछ आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपका जो माइंड है, उसका भी उसमें रोल है कि आप रियलिटी को कैसे परसीव करते हैं। सो इट बिलीव्स इन द मिडिल पाथ। और आप देखेंगे कि यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा, शून्यवाद। एंड शून्यवाद डज नॉट मीन वॉइड। शून्यवाद बेसिक, शून्यवाद या एम्प्टीनेस, इसका मतलब बेसिकली ये है नथिंग हैज एन इनहेरेंट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, whatever exists is a result of multiple causes and conditions which are interdependent and interlinked, जो कि हमने प्रतीत समुत्पाद के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। तो यहां पे आपको शून्यवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। योगचार स्कूल जो है ये आइडियलिस्ट स्कूल है, जो मानती है नथिंग एग्जिस्ट एज सच, जो कि फैक्चुअल हो, एवरीथिंग इज बेसिकली अ प्रोजेक्शन ऑफ योर माइंड और कॉन्शियसनेस। और योगचार स्कूल से जुड़े हुए हैं वासुबंधु एंड असंग, जो कि गुप्ता पीरियड में आपको देखने के लिए मिलेंगे। वासुबंधु वाज पेट्रोनाइज्ड बाय समुद्रगुप्त। बाकी हमने सारे पॉइंटर्स जो हैं उनको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो जापान चाइना में महायान स्कूल जो है ये डोमिनेंट फॉर्म है। नाउ आप देखेंगे कि पाल पीरियड में, दैट इज अर्ली मिडिवियल इंडियन हिस्ट्री में, आपको एक नई स्कूल देखने के लिए मिलेगी विद इन बुद्धिज्म। दिस इज वज्रयान और दी तंत्रयान स्कूल। वज्रयान और दी तंत्रयान स्कूल। इस पर्टिकुलर स्कूल में कहा गया कि ठीक है बुद्ध गॉड है एंड यहां पे फीमेल गॉड्स जो है उनका कॉन्सेप्ट भी आ गया, जैसे कि तारा, मारीची। और कहा गया कि ये जो गॉड गॉडेसेस हैं इनको न केवल रिचुअल्स के वाया आप खुश कर सकते हैं एंड दे विल, है ना, एक्सेप्ट योर विशेस, बट इसी के साथ साथ में यू कैन कंपेल देम टू एक्सेप्ट your wishes, your wish of achieving nibbana nirvana by performing certain magical practices, charms and spells. जो पाल डायनेस्टी है, it basically patronized the Vajrayana school of Buddhism, and आप देखेंगे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, the foundation of which was laid down by Dharampal, the second ruler of Pal dynasty. It became an important center of Vajrayana और तंत्रयान form of Buddhism. Now ये नया form of Buddhism क्यों आया? तो आप यहाँ पे देखेंगे दरअसल बुद्धिज्म जब ट्राइबल एरियाज में गया तो यहाँ पे देखा गया कि ट्राइबल्स जो हैं ये फीमेल गॉड्स को बहुत मानते हैं, चार्म्स एंड स्पेल्स में बहुत विश्वास करते हैं, तंत्र में, मंत्र में। तो ट्राइबल, है ना, जो ट्राइबल प्रैक्टिसेस हैं दे वर एडॉप्टेड विद इन दी महायान बुद्धिज्म। और इस तरीके से ट्राइबल्स जो है उन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया। रॉबर्ट रेडफील्ड इसको क्या कहते हैं? लिटिल ट्रेडिशन बिकमिंग पार्ट ऑफ ग्रेटर ट्रेडिशन, ट्राइबल प्रैक्टिसेस बिकमिंग पार्ट ऑफ बुद्धिज्म, एंड ग्रेटर ट्रेडिशन बिकमिंग पार्ट ऑफ लिटिल ट्रेडिशन, ट्राइबल्स एक्सेप्टिंग बुद्धिज्म, द ग्रेटर ट्रेडिशन।
आपके जो हिमालयाज हैं, है ना, जो हिली एरियाज हैं इंक्लूडिंग तिब्बत, नेपाल, भूटान, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, इन एरियाज में आपको वज्रयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जो है वो देखने के लिए मिलता है। सो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, आप यहां पे देखेंगे कि अगर हम वज्रयान बुद्धिज्म को देखें तो आप ये देख सकते हैं ऑरेंज शेडेड पोर्शन। आप यहां देखेंगे थेरवाद ओरिजिनल बुद्धिज्म आपको श्रीलंका, बर्मा, साउथ ईस्ट एशिया में देखने के लिए मिलता है। अगर हम महायान की बात करें तो चाइना, जापान, चाइना, कोरिया, जापान, यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। बट बुद्धिज्म अगर हम इंडिया में बात करें तो आप यहां पर क्या देखेंगे कि ओनली 0.7% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन फॉलोज बुद्धिज्म। यानी कि जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है वहां पे बुद्धिज्म का एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हो चुका है। ऐसा क्यों, हम इन्हें डिस्कस करेंगे और इसी के साथ में हम यहां पर यह भी देखेंगे कि बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी के पीछे रीजंस क्या थे एंड हाउ इट डिक्लाइंड। बट बिफोर दैट क्वेश्चन फॉर यू। सो यहां पे महायान बुद्धिज्म के फीचर्स को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ फीचर्स दिए हैं जैसे कि डेइफिकेशन ऑफ बुद्धा, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वस, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। और कहा गया है इन फीचर्स में से कौन कौन से फीचर्स महायान बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, ABCD। करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। नाउ अगर हम बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी के रीजंस को ब्रीफली देखें तो आप देखेंगे इसमें एक बुद्धिज्म का जो लिबरल एटीट्यूड है, जो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है, और इसी के साथ में जो मध्यम मार्ग पर फोकस है रेदर देन एक्सट्रीमिटीज, है ना, जैसा कि जैनिज्म में था। जैनिज्म में क्या था, एक्सट्रीमिटीज पे फोकस है, ऑस्टियर लाइफ, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, मोनेस्टिक लाइफ इज कंपल्सरी टू अचीव साल्वेशन, ऑल दोस थिंग्स आर पार्ट ऑफ जैनिज्म। आप यहां पर क्या देखेंगे कि बुद्धिज्म में जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है, लिबरल ट्रेडिशन है, और जहां पर मध्यम मार्ग पर एक बैलेंस्ड पाथ पर फोकस किया गया है, इट अपील्ड मोर टू द कॉमन मैन। एड टू इट बुद्धा's पर्सनैलिटी, हिज रैशनल डॉक्ट्रिन, है ना, लॉजिकल अप्रोच, यूज ऑफ पाली लैंग्वेज विच वॉज अंडरस्टूड बाय द कॉमन मासस, एंड देन पेट्रोनाइजेशन ऑफ द मोनार्कीज। जैसे कि आप देखोगे कि आपके मगध के रूलर्स हैं, है ना, कौशल, कौशाम्बी के रूलर्स हैं, और इसी के साथ में आप क्या देखोगे, पेट्रोनेज बाय द मर्केंटाइल क्लास। सो पेट्रोनाइजेशन बाय द मोनार्कीज, है ना, आपके मगध के रूलर्स हैं, आपके मौर्य डायनेस्टी है, आगे चल के महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म आप देखोगे कुशाना डायनेस्टी है, एंड दी लिबरल डोनेशंस बाय द मर्केंटाइल क्लास। सो इससे आप देखोगे बुद्धिज्म जो है वो रैपिडली स्प्रेड हुआ। अगर हम यहाँ पे बात करें द रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि विद द इमर्जेंस ऑफ न्यू सेक्ट्स, महायान बुद्धिज्म, है ना, सेक्ट, और दी वज्रयान बुद्धिस्ट सेक्ट, बुद्धिज्म में वे सारी कमियां आ गई जिनके अगेंस्ट लड़ते हुए बुद्धिज्म का ओरिजिन हुआ था। सो इट succumbed to the same rituals and dogmas which it had initially denounced, है ना, रिचुअल्स है, फिर उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे संस्कृत लैंग्वेज का यूसेज है, चार्म्स, स्पेल्स, तंत्र मंत्र, ऑल दोस थिंग, लार्ज स्केल आइडॉल वर्शिप स्टार्टिंग विद द महायान स्कूल, है ना, न्यूमरस ऑफरिंग्स बाय द डिवोटीज, ये लिबरल डोनेशंस है स्पेशली बाय द मर्केंटाइल क्लास, बाय द रॉयल क्लास। इट रिजल्टेड इन करप्शन अमंग द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। कहा जाता है कि इनमें से बहुत सारे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं इन्होंने संघ को छोड़ दिया और हाउस होल्डर की लाइफ जीने लगे। उधर आप देखेंगे पोस्ट मौर्य पीरियड में ब्राह्मणिकल रिलीजन वाज अंडरगोइंग रिफॉर्म्स। कैटल सेक्रीफाइस पर बैन लगा दिया था, शूद्रास को, वीमेन को पुराण पढ़ने का राइट दे दिया था, प्रॉपर्टी राइट्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगा। एंड आप देखेंगे 7th century ऑनवर्ड्स भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड विद इन हिंदू रिलीजन एज अ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। उधर हिंदू रिलीजन खुद को रिफॉर्म कर रहा था, इधर बुद्धिज्म में वे सारी त्रुटियां आ रही थी जिनके अगेंस्ट लड़ते हुए बुद्धिज्म का ओरिजिन हुआ था। नाउ इट वाज बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर बुद्धिज्म टू डिफरेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम द ब्राह्मणिकल रिलीजन। Add to it the factor of persecution by several monarchs like पुष्यमित्र and शशांक of God। और बाद में आप देखोगे इट है ना, the Buddhist monasteries like नालंदा, विक्रमशिला, they also came under the attack from the Turks, बख्तियार खिलजी, who destroyed them। So बहुत सारे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे यहाँ पे they fled to Tibet, China, Japan, Southeast Asia, other parts, and that led to decline of Buddhism in case of India। और आज केवल एक बहुत छोटा सा हिस्सा हमारी जनसंख्या का 0.7% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बस जाते जाते आपको कुछ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर्स का नाम बता देती हूँ जो कुछ हमने देख भी लिए हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मोगालीपुत तीसा, इनका नाम हमने देखा, अशोका के समय ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल। उपगुप्त वो बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं जिन्होंने अशोका को बुद्धिज्म के फोल्ड में कन्वर्ट किया। सो ही वॉज स्पिरिचुअल गुरु ऑफ अशोका। महेंद्र संघमित्रा
अशोका के बेटे और बेटी हैं जिन्होंने श्रीलंका में बुद्धिज्म की नींव रखी। नागसेन बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं फ्रॉम दी सर्वस्तिवाद स्कूल, वन ऑफ द सबसेक्ट्स विद इन थेरवाद। 2nd सेंचुरी बीसी से हैं। मिनांदर या मिलिंद जो इंडो ग्रीक रूलर हैं उनके कॉन्टेम्पररी हैं, और इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे मिनांदर के द्वारा, कुछ स्पिरिचुअल क्वेश्चंस। जब नागसेन ने उनके कन्विंसिंग आंसर दिए तो मिनांदर या मिलिंद ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया, और इनके द्वारा एक बुक लिखी गई मिलिंद पन्हो, विच इज बेसिकली इन पाली, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। वासुमित्र की अगर मैं बात करूं तो आप यहां पे देख रहे हैं कि ये बेसिकली कनिष्क के कॉन्टेम्पररी हैं, जस्ट लाइक अश्वघोष, और 4th बुद्धिस्ट काउंसिल से जुड़े हुए हैं, है ना। और ये लोग महायान बुद्धिज्म से जुड़े हैं। नागार्जुना महायान बुद्धिज्म के माध्यमिका सेक्ट के फाउंडर हैं। इनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इनके द्वारा माध्यमिका कारिका, प्रज्ञ परामिता कारिका, ये जो बुक्स हैं इनको भी लिखा गया है। आर्यदेव इनके डिसाइपल हैं, तो आप देख सकते हैं नागार्जुना आर्यदेव, दे आर एसोसिएटेड विद दी माध्यमिका स्कूल और दी शून्यवाद फिलोसफी ऑफ महायान बुद्धिज्म। आर्य असंग वासुबंधु, इनका नाम मैंने आपको बताया, दे आर एसोसिएटेड विद दी योगचार स्कूल एंड दे बिलोंग टू दी गुप्ता पीरियड। यहाँ पे वासुबंधु जो है उनके द्वारा एक बुक लिखी गई विज्ञ पति मात्रता सिद्धि, है ना, कि किस तरीके से एवरीथिंग इज अ रिजल्ट ऑफ माइंड और कॉन्शियसनेस। आर्यदेव ये भी गुप्ता पीरियड से हैं, माध्यमिका स्कूल से जुड़े हुए हैं। दीगनागा, ही इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द बुद्धिस्ट लॉजिक। बुद्ध घोष ये आपके थेरवाद बुद्धिज्म से जुड़े हैं, और इनके द्वारा एक पाली टेक्स्ट लिखी गई विशुद्धि मार्ग, द पाथ टू प्यूरिफिकेशन। इसके अलावा चंद्रगोमीन हैं, चंद्रकृति हैं, दिवाकर मित्र अगेन इंपॉर्टेंट। इन्हीं के कन्विंस करने पे हर्षवर्धन ने पहले बुद्धिज्म के थेरवाद या हीनयान सेक्ट को अपनाया था, बाद में हुवेन सेंग के इन्फ्लुएंस में महायान बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। आप देखेंगे अर्ली मिडिवल इंडिया में आपको पालप पीरियड में संत रक्षित और आतिश दीपांकर मिलेंगे। दे प्लेड अ वेरी प्रोमिनेंट रोल इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म टू तिब्बतन एरिया। दीपांकर आतिश जो है ही सेटल्ड इन तिब्बत एंड ही नेवर रिटर्न टू इंडिया। इसके अलावा मैंने आपको कुछ नाम बताए थे, कश्यप मतंग एंड धर्म रत्न। इन्होंने चाइना में बुद्धिज्म की फाउंडेशन को रखा। द व्हाइट हॉर्स टेम्पल इन चाइना इज डेडिकेटेड टू कश्यप मतंग। इसके अलावा मैंने कुछ और नाम बताया आपको, संघभूति। संघभूति जो है ये गुप्ता पीरियड को बिलोंग करते हैं, एंड ये चाइना गए और यहां पे इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन स्प्रेडिंग दी महायान बुद्धिज्म। इसके अलावा आप यहाँ पे नॉट महायान बुद्धिज्म, एक्चुअली है ना, सर्वस्तिवाद विनय लिखा है इन्होंने, सो ही इज एसोसिएटेड विद थेरवाद बुद्धिज्म। संघभूति। इसके अलावा बोधि धर्म, ये 5th सेंचुरी सी को बिलोंग करते हैं, कांचीपुरम से थे, और आप यहां पे देखेंगे इन्होंने चाइना में जो ज़ेन स्कूल है बुद्धिज्म की उसकी फाउंडेशन को रखा, जो मेडिटेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करती है। सो कश्यप मतंग, धर्मरत्न, संघभूति, बोधि धर्म, है ना, महेंद्र, संघमित्रा, दीपांकर आतिश, संतरक्षित, इनके नाम को आपको ध्यान रखना है। ये वो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं जो इंडिया से तिब्बत, चाइना, श्रीलंका एंड अदर पार्ट्स में गए, और यहाँ पे बुद्धिज्म जो है या तो उसको, है ना, उसकी फाउंडेशन को रखा या उसको स्प्रेड करने में एक इंपॉर्टेंट भूमिका अदा की। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको पसंद आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।